हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जिसके मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं। आप थोड़ा थोड़ा नोट्स में से उसको पढ़िए, आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि जो मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ओके, उनको क्या बोला जाता है? कंडक्टर। तो जब भी इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो इनके चार्ज कैरियर इजीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल। ओके, अच्छा जी, जैसे एग्जांपल में तो बेटा जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स के पास जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मेटलिक पीस है, अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएंगे तो जो इसके फ्री चार्ज कैरियर हैं जो मूव कर सकते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, तो वो किधर मूव करते हैं? इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जिनके पास दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, तो नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। ओके, दूसरी बात है इंसुलेटर की। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, जिसके जो चार्जेस होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं विद न्यूक्लियस विद ग्रेट अट्रैक्शन। तो उनमें मूव नहीं कर सकते हैं जो चार्ज होते हैं, उनको बोला जाता है इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से ना, जैसे वुड हो गया प्लास्टिक हो गया एक्सेट्रा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये करंट को क्या कराने लग जाते हैं? फ्लो कराने लग जाते हैं। ओके, चलिए, तो मटेरियल तीन तरीके के हो गए। जो हुआ पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर एंड थर्ड वन सेमी कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर के बारे में पूरा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ही चुके हैं और सेमी कंडक्टर का आपका लास्ट चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ लेंगे। एग्जांपल होते हैं जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया एक्सेट्रा। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं करंट की क्या होते हैं ना। तो देखिए मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है ना। उसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। जैसे ये यहां से, मतलब मैंने एक सेक्शन लिया, चार्ज लगातार इधर से फ्लो होता जा रहा है, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है ना। तो जो इसकी फ्लो की रेट है हाँ जी, जो चार्ज फ्लो रेट होती है, यानी किस रेट से फ्लो हो रहा है ना। फ्लो होना एक अलग बात है, किस रेट से फ्लो हो रहा है ना। जो चीज कंटिन्यूअस फ्लो होती हैं उनके अंदर उनकी रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज के फ्लो होने की रेट है इसको बोला जाता है करंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए एक ये मान लीजिए पाइप है सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से मान लीजिए पानी चल रहा है, पानी बह रहा है इसके अंदर से ना, फ्लो हो रहा है। तो आपको फ्लो रेट निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, इस पाइप को यहाँ से कट कर लीजिए और इसके नीचे मान लीजिए आपने 100 लीटर का एक बर्तन रख दिया जिसके अंदर यहाँ से पानी गिरा। मान लीजिए वो 100 लीटर पानी ये जो भरने में टाइम लगा वो लगा मान लीजिए 5 सेकेंड। ओके, तो जो फ्लो रेट होगी इस पाइप में से वाटर की, इसका मतलब 100 लीटर इन 5 सेकेंड पानी निकल रहा है। इसका मतलब 20 लीटर पर सेकेंड। कितना निकल रहा है? 20 लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर इस वायर से चार्ज फ्लो हो रहा है तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको बोला जाता है करंट। इस वजह से बोला जाता है फ्लो रेट। ओके, इसको क्या बोला जाता है? चार्ज की जो फ्लो की रेट है इसको क्या बोला जाता है? करंट। क्या बोला जाता है? करंट। अच्छा जी, अब जो 100 लीटर 5 सेकंड के अंदर जो वाटर इसके अंदर फ्लक्ट हुआ है, ठीक है,
तो जो फ्लो रेट हुई वो 20 लीटर पर सेकेंड। अब एक बात ध्यान देने की, इसका मतलब हर सेकेंड 20 लीटर ये नहीं हुआ इसका मतलब। इसका मतलब हुआ कि अगर 20 लीटर पर सेकेंड भी आता तब भी 5 सेकंड में ये भर जाता। कोई जरूरी नहीं है, कभी पानी ज्यादा भी आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है कभी पानी ज्यादा आ रहा हो, कभी कम आ रहा हो, है ना। पर कुल मिला के 5 सेकंड में 100 लीटर आया है। इसका मतलब अगर मैं एवरेज देखूं तो एवरेज बैठेगी आपकी 20 लीटर पर सेकेंड, 20 लीटर पर सेकेंड। एवरेज का मतलब होता है कि अगर इस कांस्टेंट रेट से भी वाटर आता तब भी सेम 5 सेकंड में 100 लीटर वाटर आ जाता। अच्छा, अब पर्टिकुलर 5 सेकंड के अंदर पानी के रेट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। कभी पानी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पानी किस रेट से आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस फ्लो रेट, कि इस इंस्टेंट पे कितना फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से करंट के भी दो डिवीजन किए गए हैं। करंट एक तो बोला जाता है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, सेम इस तरह, जैसे टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम, इधर बोला जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जो बताएगा, ये आपको जैसे मान लीजिए इस सेक्शन से मैंने देखा, इस क्रॉस सेक्शन से देखा, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ और टाइम लगा 2 सेकंड। इसका मतलब जो रेट होती है, रेट का मतलब होता है पर सेकंड। तो जो पर सेकंड चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ, 10। देखो 2 सेकंड में कितना, 10, तो 1 सेकंड में कितना, 5 कूलम पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया, करंट। पर ये कौन सा करंट, कैसा करंट कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज करंट। क्या कहलाएगा, एवरेज करंट, क्योंकि ये टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। इसमें मैंने ऐसा तो देखा ही नहीं कि इस ड्यूरेशन में चार्ज हमेशा 5 आया है या नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता है हमेशा 5 ही आए। पर जो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम करेंगे ये तो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज करंट। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी मैं इस वायर में करंट मेजरिंग डिवाइस लगा दूं, क्या लगा दूं, करंट मेजरिंग डिवाइस, जैसे एमीटर लगा दिया मैंने, तो एमीटर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रीडिंग दे रहा है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। ऐसी ऐसी चीजें आपने उसमें भी पढ़ी होंगी, कौन सी क्लास में, 11th में। ठीक है, जहां पे आपने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ा था ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप स्पीडोमीटर बाइक चला रहे हो तो बाइक उस टाइम कितनी रीडिंग दे रही है वो तो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया आपका, एवरेज, है ना। सेम वैसी बात है। ओके, चलिए जी, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, थोड़ा बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी रेट को क्या बोला जाएगा, करंट। वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम करके निकाली जाती है तो एवरेज करंट कहलाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देखा जाता है कि इस टाइम कितना फ्लो रेट चल रहा है उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए जी, अब आइए सबसे पहले करंट की डेफिनेशन पे। करंट कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन से t टाइम में q चार्ज फ्लो हुआ, तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसको बोलते हैं चार्ज फ्लो रेट। इसको क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लो रेट, और इसको क्या बोला जाएगा, करंट। ठीक है, तो अगर मैं करंट की यूनिट देखूं तो q/t से कितना आएगा, कूलम पर सेकंड, जिसको अपन बोलते हैं एम्पियर, क्योंकि आपने तो एम्पियर को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में इंक्लूड किया था ना, इसलिए चार्ज की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर इनटू सेकंड। जो कूलम होता है वो कितना हो जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड। ये हो गया आपका करंट। ओके, अब करंट को दो तरीके से मेजर किया जाता है। करंट को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक कहलाता है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या कहलाता है, ये होता है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए डेल्टा टी एक टाइम ड्यूरेशन है, इस टोटल टाइम ड्यूरेशन के अंदर इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो ये टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज करंट। ओके, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या कहलाता है, इसको सिंपली आई से लिख दिया जाता है। ये कहलाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी आप पूरा ड्यूरेशन ना लें, एक पर्टिकुलर टाइम पे देखें, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट। इसको निकालने का तरीका सिंपली होता है dq/dt। कितना होता है,
डी क्यू बाई डी टी। इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दीजिए, आप क्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहां से एक चीज निकल के आएगी कि जो एवरेज करंट हुआ आई एवरेज, उसको मैं लिख लेता हूं टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, टी स्मॉल टी लिख लेता हूं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी। ये dt क्या है, बहुत स्मॉल एलिमेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 1 सेकंड से लेके 1.0001 सेकंड तक टाइम इंटरवल मैंने किया, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि इस ड्यूरेशन में जो चार्ज निकला, यानी जो चार्ज फ्लो रेट लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 1 सेकंड के ऊपर चार्ज फ्लो रेट होगी, तो dq बाई dt से। यहाँ पे dq क्या है, चार्ज फ्लो इन टाइम dt, जो बहुत स्मॉल है। तो अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो I निकालने का, देखो अगर आपको Q की इक्वेशन दे रखी है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, अगर Q को डिफरेंशिएट करते हैं तो। दूसरा dq बाई dt, आपको डिफरेंशिएशन का मतलब भी पता है, ये क्या होगा, QT ग्राफ का क्या होगा, स्लोप ऑफ QT ग्राफ विद टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के साथ क्या होगा, स्लोप होगा, है ना, स्लोप विद टाइम एक्सिस, कौन सा, QT ग्राफ का। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है तब भी आप उसका स्लोप देख के ये बता सकते हैं, अगर आप उसका स्लोप निकाल पा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्लोप होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी। दूसरा अगर आप इधर से देखें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो dq इक्वल टू आई dt। ये dq क्या है, इज द चार्ज फ्लो इन ड्यूरेशन dt, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, मान लीजिए आपने 0 से t तक इंटीग्रेट किया, और 0 से t, तो ये dq को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा कितने टाइम में, t टाइम में, तो टोटल चार्ज को लिखा जा सकता है आई dt इंटीग्रेशन 0 टू t। अच्छा जी, ये आ गया टोटल चार्ज फ्लो। ओके, तो आपको एवरेज करंट अगर निकालना है तो आई एवरेज निकालने का एक तरीका ये कि आप आई dt का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t तक, और इसमें t टाइम का डिवाइड करते हैं। अब इस t टाइम को कई बार ऐसा लिख दिया जाता है 0 से t, हाँ जी, एक ही बात है। तो अगर मैं आपको चार्ज की इक्वेशन देता हूं तो आप उसको डिफरेंशिएट करके करंट निकाल सकते हैं, ग्राफ देता हूं तो उसके स्लोप से करंट निकाल सकते हैं। उसकी जगह मैं Q की जगह अगर I की इक्वेशन देता हूं तो आप I को इंटीग्रेट करके इस फॉर्मूले से I एवरेज निकाल सकते हैं। जब I, ये कहते हैं जब I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी I कंटीन्यूअस क्या हो रहा हो, वेरी हो रहा हो, तब आप एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले I को इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से निकालेंगे, है ना। ये अपन बहुत काम में लेंगे जब करंट वेरिएबल होगा, जो आगे जाके अपना चैप्टर आएगा कि AC, है ना, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसके अंदर जो करंट होगा वो वेरिएबल होगा, तो अपन एवरेज जब भी निकालेंगे अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, ऐसे इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया। अब ये एरिया IT ग्राफ का एरिया, ठीक है, बिटवीन IT ग्राफ एंड T एक्सिस और IT ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो बताएगा इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर ग्राफ दे रखा है तो अपन एरिया से निकालेंगे। तो अब देखो दो चीजें हैं, Q देगा तो I पूछेगा, I देगा तो Q पूछेगा, दोनों के दो तरीके हैं। Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, और अगर ग्राफ दे रखा है तो स्लोप निकाल लीजिए। अगर I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए, और अगर ग्राफ दे रखा है तो आप एरिया निकाल लीजिए, ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि किसी वायर से जो करंट, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो रहा है, मान लीजिए 3t² + 2t+1। ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, चार्ज फ्लो। अब मैंने आपसे देखो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो मैं वही दो चीजें पूछ सकता हूँ, एक तो I एवरेज पूछ सकता हूँ, ठीक है।
अब कितने टाइम का एवरेज चाहिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया 0 से 3 सेकंड के बीच का एवरेज बता दीजिए, है ना। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड, तो यानी आपको क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, अपॉन टाइम तो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। ओके, और दूसरा मैंने पूछा इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे ना, जैसे मैंने पूछा एट थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड, दोनों में फर्क है। ये 3 सेकंड का एवरेज है ना, 3 सेकंड तक, यानी 0 से 3 सेकंड इतना ड्यूरेशन का, एक थर्ड सेकंड एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है ना जी। अच्छा जी, अब कैसे निकालें, अब देखिए सबसे पहले जैसे मान लो आपको एवरेज निकालना है, तो आपको जो चार्ज चाहिएगा वो 0 से 3 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, अपॉन टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड होगा 0 से 3 सेकंड तक, तो एक आपको चाहिए 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो देखो सबसे पहले इसमें जो किसी भी टाइम पे चार्ज फ्लो होता है ना, तो सबसे पहले इसमें t इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 सेकंड पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1 कूलम। फिर आप 3 रख लीजिए, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 3 जा 27, 27 एंड 6, 27 एंड 6 33 एंड 34। देखो जब आप 0 सेकंड का मतलब है जब आपने मेजरमेंट चालू किया, तो जब आपने मेजरमेंट चालू किया उस समय 1 कूलम चार्ज फ्लो हो चुका था, और 3 सेकंड पे देखा तो टोटल चार्ज फ्लो हो चुका है 34 कूलम, यानी इस दौरान 33 कूलम चार्ज और फ्लो हुआ है। कितना फ्लो हुआ है, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 33 कूलम, तो 1 कूलम तो 0 सेकंड पे था ही, और 34 हो गया, तो बीच में कितना फ्लो हुआ, 33। ओके, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो Q एट टाइम, फाइनल टाइम पे चार्ज माइनस इनिशियल टाइम पे चार्ज, यानी 34 माइनस 1 33 अपॉन 3 माइनस 0, ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, अभी क्योंकि ये 0 है तो आपको लग रहा है डायरेक्ट 0 से 3 सेकंड, तो 3 लिख दो डायरेक्ट, है ना। बाकी ऐसा मैं बोल सकता था जैसे 5 से 8 सेकंड, तब आपको लिखना पड़ता है 8 माइनस 5, है ना, ड्यूरेशन लिखना है आपको, तो ठीक है। चलिए जी, ये कितना हो गया, 34 माइनस 1 33, और नीचे हो गया 3, यानी 11 एम्पियर। 11 एम्पियर का क्या मतलब हुआ कि अगर कांस्टेंट 11 कूलम पर सेकंड से भी फ्लो होता, तब भी 3 सेकंड में इतना ही चार्ज फ्लो हो जाता। अगर एम्पियर का मतलब कूलम पर सेकंड, है ना जी, अगर 11 कूलम पर सेकंड फ्लो होता, तब भी 3 सेकंड में कितना फ्लो हो जाता, 33 कूलम। जो अभी फिलहाल कितना फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो कितना है, 33 कूलम। ठीक है, पर मुझे अभी रेट नहीं पता कि किस रेट से, कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है या वेरिएबल रेट से फ्लो हो रहा है। हाँ, मुझे पता है टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, तो 11 कूलम पर सेकंड ये आ गया कि अगर ये इस कांस्टेंट रेट से भी फ्लो होता तो इन 3 सेकंड में 33 कूलम ही फ्लो हो जाता। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी अब इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ये पर्टिकुलर टाइम पे बताएगा। ओके, अब देखिए जैसे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसको कैसे निकालें, dq/dt, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है q को, तो q की इक्वेशन रख के डिफरेंशिएट करो, तो वही इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पे कितना आ गया 2 कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, तो कुल मिला के आ गया 6t + 2। देखो ये किसी भी टाइम पे करंट इंस्टेंटेनियस करंट होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ पे टाइम रखते जाइए करंट की वैल्यू ये पता कर जाएगा। अब लोग क्या करंट की इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है क्या कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी करंट के फ्लो होने की रेट लगातार चेंज हो रही है, यानी पहले करंट, अब देखो टाइम के साथ बढ़ हो रहा है, तो पहले करंट इसका मतलब यानी पहले चार्ज धीरे धीरे फ्लो हो रहा था, फिर जोर जोर से फ्लो होने लगा, मतलब कि फास्ट रेट से फ्लो होने लगा। ठीक है, कुल मिला के 3 सेकंड में इतना 33 कूलम आया, पर ये हर सेकंड बराबर नहीं आ रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट के फ्लो की रेट भी बढ़ती जा रही है। अब मुझसे जो पूछा गया वो थर्ड सेकंड में पूछा गया, तो यहाँ पे t = 3 रख दो, तो I की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, जब यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 18, और ये हो गया 2, ये आ गया 20 एम्पियर, यानी ये थर्ड सेकंड में करंट की वैल्यू होगी, और एवरेज करंट कितना आएगा 11 एम्पियर। क्या आपको बात समझ में आई? तो Q दे रखा है तो आपको एवरेज निकालना है, तो Q एट द फाइनल टाइम माइनस Q एट इनिशियल टाइम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी आप आई एवरेज का चाहो तो एक फॉर्मूला भी याद रख लो, एट टाइम t2 यानी फाइनल टाइम, एट टाइम t1 यानी स्टार्टिंग टाइम अपॉन t2 माइनस t1,
आप आई एवरेज का ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट और बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं अब मैं क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, अब मैं आपको आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताऊं। जैसे मैंने आपको दिया आई इज इक्वल टू मान लीजिए 3t² प्लस t प्लस 1, ये लिखना, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा, देखो ये इंस्टेंटेनियस करंट तो है ही, अब यहाँ पे देखो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो किसी भी टाइम पे क्या ये इक्वेशन किसी भी टाइम पे करंट बता सकते हैं, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे टाइम रखते जाओ, तो ये क्या बता रही इक्वेशन इंस्टेंटेनियस करंट है ना। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप अगर करंट बता सकते हैं तो इक्वेशन आपको इंस्टेंटेनियस करंट देगी। अब मैंने आपसे पूछा आई एवरेज, अब एवरेज करंट बता दो भाई। मैंने पूछा 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में एवरेज करंट, ठीक है। तो भाई आई की इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज फ्लो को कैसे निकालें, आई डी टी 0 से 3 जितने टाइम तक आपसे पूछा गया है अपॉन टोटल टाइम, तो क्या 3 होगा। यस सर। अच्छा जी, अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए इस वाली इक्वेशन को। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलो यहाँ पे 2 और कर लो, थोड़ा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा ना। देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, 3t² में कितना होगा t³/3, भाई क्या पावर एक इंक्रीज हो जाती है और डिवाइड उसका ही होता है, प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा t पावर 1 है तो t²/2 हो जाएगा क्या। अच्छा जी, यहाँ पे 1 है तो t की पावर कितनी है 0, तो पावर 1 इंक्रीज कर दिया, 1 का डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया t। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, और ये लगा लीजिए इसकी लिमिट 0 से 3 अपॉन टाइम कितना हो गया 3। देखो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, ठीक है। अब रखिए लिमिट, तो लिमिट रखोगे तो सबसे पहली टर्म है t³ तो अपर लिमिट रखोगे तो 3 का क्यूब प्लस 3² प्लस 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो t की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यानी तो फाइनल लिमिट तो आपकी 0 ही आएगी बाई 3। बोल बात समझ में आई आपको। तो ये कितना हो गया, जब 3 का एक बार आप डिवाइड कर सकते हो तो ऊपर हो जाएगा 3² प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 3 कितना हो गया आपका 12, 12 एंड 1 13 एम्पियर। दिस इज द एवरेज करंट। ओके, तो देखो मैंने आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तब भी आप एवरेज निकाल पा रहे हैं, मैंने आपसे क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था तब भी आप आई एवरेज आई इंस्टेंटेनियस दोनों निकाल पा रहे थे। ठीक है, चलिए अब कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं ना, ग्राफ से रिलेटेड। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको एक ग्राफ दिया, ये दिया आई और टी के बीच में, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8, ये टाइम है ना जी। अच्छा जी, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 5 एम्पियर और इधर से है -5 एम्पियर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, अब आप गौर से देखिए क्या हर टाइम पे करंट अलग अलग आ रहा है। यस सर, जैसे 1 सेकंड पे देखूंगा तो ये, 2 सेकंड पे देखूंगा तो ये, 3 सेकंड पे देखूंगा तो ये, 4 सेकंड पे देखूंगा तो 0 ही हो रहा है, अगले सेकंड पे देखूंगा तो अलग, यानी करंट अलग, यानी करंट चेंज हो रहा है। ओके, अच्छा अब मैंने पूछा आप बताइए आई एवरेज, ठीक है, 0 से 4 सेकंड के बीच में, 0 से 4 सेकंड के बीच में आपको एवरेज करंट बताना है, ठीक है। तो आपको पता है कि आई एवरेज में निकाल सकता हूँ टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन, या आई dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, या आई dt का इंटीग्रेशन का मतलब इसका एरिया। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, जहाँ तक आपके एवरेज है, तो 0 से 4 सेकंड तक, यानी ये वाला एरिया, ठीक है। तो जब भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन देगा तो आपको एवरेज के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमेशा ग्राफ ऐसा ही देगा जिसका एरिया निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बन गया या वो रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना जी, ऐसा ही देगा, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो बताएगा टोटल चार्ज फ्लो, तो एरिया कितना हुआ हाफ, बेस कितना हुआ 4 और हाइट कितना हुआ 5, तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10 कूलम,
ये तो हो गया 0 से 4 सेकंड तक चार्ज फ्लो। अच्छा जी, तो आई एवरेज कितना आ गया भाई, टोटल चार्ज कितना 10, और कितना टाइम लिया इसने 4 सेकंड, कितना टाइम लिया इसने 4 सेकंड, तो कितना आ गया 2.5 एम्पियर आया। अच्छा जी, ऐसे में आपसे अगर पूछूं 0 से 8 सेकंड तक आप एवरेज बताइए, तो देखो ऊपर वाले एरिया को हमेशा प्लस ले लो, नीचे वाले को ले लो माइनस। करंट की वैल्यू ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, माइनस मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, यानी पहले चार्ज अगर इधर चल रहा था तो अब चार्ज उल्टा चल रहा है, तो आप एवरेज निकालोगे तो देखोगे ना नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो देखो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछता 0 से 8 सेकंड, आई एवरेज 0 से 8 सेकंड, देखो गौर देखो जितना एरिया ऊपर बनेगा क्या उतना ही एरिया नीचे भी बनेगा, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो भाई एवरेज कितना आएगा 0। और देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 से 6 सेकंड के बीच में एवरेज पूछता, 2 से 6 सेकंड के बीच में, तब भी देखो 0 ही आता। तो जितना ये हाफ ट्रायंगल इधर होता है, हाफ ट्रायंगल इधर होता, तो नेट एरिया कितना होता 0, तब भी जो करंट की वैल्यू कितनी आती है 0। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि देखो क्योंकि आई और टी के बीच में तो ग्राफ बना हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस करंट तो ये कभी भी बता सकता है ना, ये तो किसी भी टाइम पे करंट तो बता ही रहा है इंस्टेंटेनियस। तो बात है एवरेज निकालने की, एवरेज आप निकाल लीजिए 0 से 4 सेकंड के बीच में 2.5, 0 से 8 सेकंड के बीच में 0, 2 से 6 सेकंड के बीच में भी 0, 4 से 8 सेकंड के बीच में -2.5 आएगा, नीचे आ रहा है ना माइनस का 2.5। अच्छा जी, अब ये तो हो गया एवरेज निकालने का ना। अब इंस्टेंटेनियस पूछूं, इंस्टेंटेनियस में कहूं 0 सेकंड पे करंट वैल्यू कितनी 0, 2 सेकंड पे 5, 4 सेकंड पे 0, 6 सेकंड पे -5, 8 सेकंड पे फिर से 0। ठीक है, ये सिंपल सिंपल जो आपको मार्किंग दे रखी है वहां से आप बता रहे हैं। पर जैसे मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 3 सेकंड में बताइए, तो t इक्वल टू 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यानी इस पे जो करंट की वैल्यू होगी वो आप यहां से देखिए, इस पे ये वाली वैल्यू होगी, यानी आपको यहाँ पे ये वैल्यू बतानी है ना, ये आपको क्वेश्चन दे नहीं रखी। ठीक है भाई, ये तो किसी भी टाइम पे बता सकते हैं ना करंट, तो आपको 3 सेकंड पे पूछ लिया, अब 3 सेकंड पे 2 पे पूछता तो मैं सीधा 5 बता देता, 4 पे पूछता तो मैं सीधा 0 बता देता। अब आपने पूछा कितने पे 3 सेकंड पे, किसने पूछा 3 सेकंड पे, तब कैसे निकालें, तब आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। आप सिंपल सा ये ट्रायंगल बना देंगे। देखिए जहां पूछा है तो आप देखो ये वाला, देखो 2 ट्रायंगल बनाइए, देखो एक तो ये वाला और एक 3 सेकंड वाला, समझ रहे, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? यस सर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल 90 है, तो तीसरा ट्रायंगल अपना आप इक्वल होगा, वैसे भी तीसरा एंगल तो कॉमन ही है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ये कितनी है 5, और इसके क्रॉसपोंडिंग छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड यानी 3 सेकंड करंट, ये तो पता ही नहीं है अपन को, है ना, ये हाइट तो निकालनी है, इसको लिख लो आप आई। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे आई करंट है इज इक्वल टू इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की तो ये साइड तो मेरे हिसाब से 2 है, देखो 4 और 2 के बीच में गैप कितना है 2, और छोटे वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, छोटे वाले 3 से 4 तो कितना हुआ 1 हुई। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू जो आएगी, इसको इधर ले जाओ इसको इधर, तो 2.5 एम्पीयर आएगी, कितना आएगा 2.5 एम्पीयर आएगा। ओके चलिए जी, और देखें ठीक, अगला मैं बोलूं आपसे कोज ऑफ करंट। करंट फ्लो में करंट क्या है, चार्ज के फ्लो की रेट है, और चार्ज जो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होता है। किस करंट फ्लो होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट कितना आएगा 0, क्योंकि चार्ज फ्लो में कौन टाइम नहीं होता है। तो यानी ये जो फ्लो होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, अच्छा डायरेक्शन क्या होती है करंट की, डायरेक्शन हमेशा ली जाती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लीजिए ये कोई कंडक्टिंग वायर है,
इसमें अगर ये 10 वोल्ट पे है, ये 5 वोल्ट पे है, तो करंट इधर फ्लो होगा। अच्छा, करंट फ्लो का मतलब चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो देखो पॉजिटिव चार्ज तो किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, यानी करंट की डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होता है वो डायरेक्शन ली जाती है। ओके, अगर इसके अंदर नेगेटिव होते, अगर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलता है ना, तो नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है, ठीक है, पर करंट की डायरेक्शन तो हमेशा किधर ली जाती है, ये तो किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, और नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो नेगेटिव चार्ज तो उल्टा चलेगा, पर करंट की डायरेक्शन तो किधर ली जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी जो करंट चलता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यानी अपने पास जो कंडक्टर मेटल्स हैं, मेटल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होंगे, है ना। वैसे इस करेक्ट स्टेटमेंट तो ये है कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है ना, करंट की डायरेक्शन नहीं जाते, यानी कभी भी आपके पास नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो हो रहा हो तो इसका मतलब करंट इधर फ्लो होगा। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो आप उनको रिप्लेस कर लीजिए सेम चार्ज कैरियर से और उसको मान लीजिए पॉजिटिव और उसकी डायरेक्शन बदल लीजिए। अगर जैसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आप रिप्लेस कर दीजिए एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से ना, इनको पॉजिट्रॉन भी बोला जाता है, और वो किसकी डायरेक्शन में चलेगा, करंट की डायरेक्शन में, है ना जी। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है, या पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ओके, सिंपलिसिटी के लिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बार बार उल्टी पड़ती है, तो वी कैन रिप्लेस देम बाय द पॉजिटिव चार्ज पर सिमिलर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान के आप उनको रिप्लेस कर सकते हो ना, तो फिर वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है जी। चलिए जी, ये होगी डायरेक्शन। अच्छा जी, अब तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैं अभी अभी निकाल ही रहा था, करंट का मैग्नीट्यूड तो अभी जैसे 11 एम्पियर 12 एम्पियर एंड एज वेल एज इट हैज डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, पर फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी में काउंट नहीं होता है, ये आप 11th में ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये वेक्टर जो सम के रूल हैं उनको फॉलो नहीं करता है ना। जैसे सिंपली मैं आपको बोलूं कि इस वायर से 3 एम्पियर करंट से मान लीजिए 4 एम्पियर करंट आया, और ये वायर यहाँ पे 90 डिग्री पे है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, तो इस वायर में कितना करंट जाएगा, तो आप सिंपली बोलोगे 1 एम्पियर, सॉरी 7 एम्पियर, कितना करंट गया 7 एम्पियर। जबकि देखो ये और ये 90 डिग्री पे हैं, अगर ये वेक्टर सम होता तो कितना होता, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एम्पियर। देखो ये वेक्टर रूल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो 4 एम्पियर 3, क्या मैग्नीट्यूड है इसके पास, यस सर, क्या डायरेक्शन है, यस सर, इसके पास मैग्नीट्यूड है, यस सर, क्या डायरेक्शन है, यस सर, पर रिजल्ट जो आ रहा है वो सिंपल एल्जेब्रिक सम आ रहा है, तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। देखो मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर दूं, मैं कहूं 4 एम्पियर इधर आया, उसमें से 3 एम्पियर इधर गया, तो इधर कितना बचा 1 एम्पियर, कितना बचा 1 एम्पियर। क्या डायरेक्शन मैटर करती है, यस सर, डायरेक्शन तो फर्क पड़ रहा है, ये रिजल्ट 7 आएगा 1 आएगा, यानी करंट की डायरेक्शन तो मैटर करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है, बट फिर भी ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। वैसे तो टेंशन में आती है, बाकी आप स्केलर क्वांटिटी की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज नॉट काउंटेड इन द वेक्टर क्वांटिटी एक्सप्लेन, तो आपको बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर सम। देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़ रहा है, बट फिर भी ये वेक्टर रूल तो सिंपल वही फॉलो हो रहा है, 4 में से 3 इधर गया तो 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1 हो गया। ओके चलिए जी, और देखिए बातें। अच्छा जी, यानी अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो उसके अंदर चाहे नेगेटिव, करंट तो हमेशा किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है जी। अच्छा अगर दोनों ही चार्ज कैरियर हो, मान लो एक वायर जो ऐसा कोई मेटल जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इधर चलेंगे भाई, जैसे मान लीजिए हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल, और नेगेटिव इधर चलेंगे, तो इसके कारण करंट किधर आएगा, इधर, और नेगेटिव इधर चल रहा है तो इसके कारण भी करंट किधर आएगा, इधर। तो जो टोटल जो करंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस नेगेटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव तो उल्टा चल रहा है,
तो इसका इसका करंट आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इधर चल रहा है तो ये करंट इधर ही डेवलप करेगा प्लस वाला, और अगर नेगेटिव इधर चल रहा है तो इसके कारण भी जो करंट होगा वो किधर होगा, इधर ही होगा, आई माइनस। तो सिंपली अगर जिसके पास दोनों चार्ज कैरियर अवेलेबल हो तो उसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट फ्लो होता है उसका मैग्नीट्यूड आप अलग से निकाल लीजिए, और नेगेटिव के कारण जो फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट। ओके चलिए जी, जब मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन बोलूं कि मैंने कहा कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, हाइपोथेटिकल है यानी माना गया है, उसके अंदर दो टाइप के चार्ज हैं, एक ऐसे हैं जिनके ऊपर +2 कूलम चार्ज है, और एक ऐसे हैं जिनमें -1 कूलम चार्ज है। ठीक है, इसको बोला कि जैसे मैंने किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हाई और लो लगा दिया। ठीक है, मैंने किसी भी क्रॉस सेक्शन को ऐसे 5 पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस करते हैं, यानी +2 कूलम वाले जो पार्टिकल हैं वो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और पर सेकंड कितने जा रहे हैं, 5 पर सेकंड। और मैंने कहा -1 कूलम जो वाले हैं वो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, वो तो आएंगे भी भाई, उल्टे आएंगे ना, वो जा रहे हैं मान लीजिए 3 पार्टिकल पर सेकंड। मैंने कहा बताइए कितना करंट होगा। तो फिलहाल देखिए, मैंने कहा इसके अंदर दो टाइप के चार्ज कैरियर, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है मतलब हाइपोथेटिकल लिया है मैंने, मान लीजिए +2 कूलम वाले हैं, और जो नेगेटिव है वो -1 कूलम वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली में इतने बड़े होते नहीं है, पर फिर भी ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे ही इसको जोड़ा मैंने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से, तो पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ चला और नेगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ चला। तो मैंने काउंट किया इस सेक्शन पे बैठ के, तो मुझे पता चला कि +2 कूलम वाले तो 5 जा रहे हैं इधर, और माइनस वाले इधर जा रहे हैं, और वो कितने जा रहे हैं, 3 पर सेकंड, है ना, ये 31 नहीं है, पर सेकंड है। ठीक है, पर सेकंड जा रहे हैं। अब मैं करंट कितना फ्लो होगा, तो सबसे पहले देखिए इसके कारण जो करंट, ये किधर चल रहा है, इधर, तो इसके कारण जो इधर करंट होगा I+, इसके कारण चार्ज फ्लोन पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 5 पार्टिकल गए, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज गया, 10, और 10 कितना लगा, 1 सेकंड, तो करंट की वैल्यू आ गई 10 एम्पीयर, आ गई। अच्छा, नेगेटिव इधर चले, तो इसके कारण करंट किधर फ्लो हुआ, इधर फ्लो हुआ, कितना फ्लो हुआ, देखो हर पार्टिकल एक माइनस से तो डायरेक्शन आ गई, माइनस के कारण ये इधर चलेगा, करंट इधर चलेगा, ये I/-, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज तो कितना फ्लो हुआ, देखो 3 पार्टिकल 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो 3 कूलम चार्ज लेके जा रहे होंगे, और 1 सेकंड में तो 3 एम्पीयर इसके कारण, तो जो टोटल करंट फ्लो हुआ वो हुआ 13 एम्पीयर। भाई प्लस के कारण और माइनस कारण दोनों का ऐड कर दीजिए, है ना जी, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। देखो दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वो तो ठीक है, पर एक उल्टा भी तो चल रहा है जी, भाई ये इधर भी तो चल रहा है, सेम डायरेक्शन थोड़ी चल रहा है, तो देखो एक नेगेटिव और एक चल उल्टा रहा है, तो उसके कारण से दोनों डायरेक्शन क्या आ चुके हैं बेटा, सेम आ चुके हैं। हाँ, अगर ये नेगेटिव भी इधर चल रहा होता तो इसके कारण करंट की डायरेक्शन उधर होती, तब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता। ओके, तो प्लस माइनस से तो सिर्फ आप डायरेक्शन निकाल लीजिए, अगर नेगेटिव भी इधर चल रहा होता तो प्लस के कारण डायरेक्शन इधर, माइनस के कारण डायरेक्शन इधर, तो दोनों करंट अपोजिट आते हैं तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं। फिलहाल ये इस पर्टिकुलर केस में दोनों करंट क्या होंगे, आपके ऐड होंगे। चलिए जी, और देखिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस लगाऊं तो उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब बात पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट को जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके कारण वो चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपका देखता हूं कि मान लो कोई कंडक्टिंग मटेरियल अगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ, तो ये फ्री चार्ज कैरियर की मोशन कैसी होती है, क्या करते हैं, जी। तो देखो, कंडक्टर विदाउट या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो जो फ्री चार्ज कैरियर है, अब इन पे कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है भाई, जो चार्ज के ऊपर फोर्स तो कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो चार्ज कैरियर जो फ्री हैं उन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना।
पर वो चल रहे हैं, वो टेम्परेचर एक्साइटेशन की वजह से अब भी चल रहे हैं, पर उनके चलने की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, कोई रैंडमली किधर भी चल सकता है। अगर एक मान लीजिए सभी पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपन एक तरफ खींच रहे हैं, तो सब एक तरफ चलेंगे। पर फिलहाल तो क्या है, कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो रैंडमली चल रहे हैं ना, कोई किधर चल रहा है, कोई किधर चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर की मैं बात करूं कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ था, ये रैंडमली चला इस डायरेक्शन में, तो ये तब तक इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो फोर्स तो लग नहीं रहा, तो मुड़ तो सकता नहीं है। तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जब तक ये किसी अदर आयन या एटम वगैरह से टकरा ना जाए, तब तक ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। अब ये यहाँ से यहाँ है, मान लो यहाँ पे आके टकरा गया, तो टकराने के बाद भी ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है। मान लो इधर गया, इधर से टकरा के इधर गया, इधर से टकरा के मान लो इधर आ गया। बोल बात समझ में आ रही है? ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो, अगर मैं कहूं मान लीजिए ये यहां से यहां तक पहुंचा, इस दौरान ये इसने पाथ यूज किया और इसमें जो टाइम लगा वो लगा, मान लीजिए टी टाइम लगा, ओके। तो ये यहां से यहां तक हो, अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल, देन दिस विल बी दिस पूरे पाथ के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट इज दिस। हाँ जी, तो चार्ज पार्टिकल कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। पर चलिए अब तो आप पर्टिकुलर उस चीज को छोड़िए, अभी आप ये देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल इधर आया, तो ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है ना, तो किसी का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर भी आ सकता है, क्योंकि रैंडमली चल रहे हैं। किसी का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा तो किसी का इधर भी आ सकता है, किसी का इधर है तो किसी का इधर भी आ सकता है। यानी अगर मैं सभी का नेट डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दूं तो वही जीरो आएगा, तो सभी पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, रैंडमली। कैसे चल रहे हैं, रैंडमली। तो जब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कंडक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसके सभी पार्टिकल्स का जो एवरेज या टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना आता है, जीरो। और सभी पार्टिकल की टोटल यानी एवरेज वेलोसिटी भी अगर मैं देखूं तब भी जीरो आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नेट डिस्प्लेसमेंट तो सभी पार्टिकल्स का कितना है, जीरो। ये सेम वैसी बात है जो फिर से आपने 11th में पढ़ी थी केटीजी में, है ना जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। एक कंटेनर में अगर मैं गैस रख दूं तो सभी पार्टिकल्स गैस के इधर उधर भाग रहे हैं, वॉल से टकरा रहा है, किसी से टकरा के मुड़ रहा है, ठीक है। पर नेट वेलोसिटी कितनी आती थी, जीरो आती थी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल नेट शिफ्ट तो हुआ नहीं, कंटेनर में थे कंटेनर में ही है, ऐसा तो नहीं कोई पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया, कोई पार्टिकल इधर शिफ्ट हुआ है तो कोई इधर भी शिफ्ट हुआ होगा, सेम ऐसी बात है। तो देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जीरो, इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी सभी की वो भी कितनी आएगी, जीरो। यानी u एवरेज, जिसको मैं ऐसा लिखता हूँ u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस मान लीजिए n ऐसे चार्ज कैरियर थे बाई n, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ तो पहली बात तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, और दूसरी बात between two collisions the path of charge particle will be straight। कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, क्योंकि कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो चार्ज पार्टिकल अपने आप नहीं मुड़ सकता, जब तक किसी से टकराएगा नहीं तब तक मुड़ नहीं सकता। तो चार्ज पार्टिकल जाएगा टकराएगा, तो किन्हीं भी दो कोलिजन के बीच में जो पाथ होगा एक तो वो स्ट्रेट होगा, और अगर सभी चार्ज पार्टिकल की मैं एवरेज वेलोसिटी देखूं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो, ठीक है। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी। देखो स्पीड तो क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम हुई ना, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल की है, ठीक है, डिस्टेंस तो वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट जीरो हो रहा है। तो क्या नेट अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ना कि एवरेज स्पीड। स्पीड तो भाई पर्टिकुलर टाइम हम हमेशा चल ही रहा है चार्ज पार्टिकल, है ना। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ कि किस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी, ना कि एवरेज स्पीड। तो इस टाइप के ऑप्शन बना दिया जाएगा कि बना दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज इस टाइप से एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, को वाला कहेगा एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, दूसरे में कहेगा दोनों जीरो, तीसरे में कहेगा दोनों जीरो नहीं है, चौथे ऑप्शन में कहेगा ये वाला जीरो है ये वाला जीरो नहीं है। चार ऑप्शन बना देगा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे मैं बनाई देता हूँ, चलो वी एवरेज
इज 0। दूसरा ऑप्शन v को स्पीड मान लो, ये वेक्टर लग रहा है, वेलोसिटी मान लो, ठीक है। v एवरेज इज नॉट 0, v इक्वल टू 0, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है ना जी। v एवरेज इज इक्वल टू 0, v इज नॉट इक्वल टू 0, v एवरेज नॉट इक्वल टू 0, v तो चार ऑप्शन है। तो कौन सा होगा करेक्ट कि एवरेज वेलोसिटी तो पक्का से 0 होगी पर स्पीड 0 नहीं होगी, तो सी ऑप्शन होगी करेक्ट, ठीक है। और पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ ना जी। आप दो चीजें आप ध्यान के नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको कराऊंगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाता है तब इन चार्ज पार्टिकल की मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर इन सभी चार्ज पार्टिकल की मैं मोशन एक पार्टिकल से दिखाऊं, ठीक है, अगर सभी चार्ज पार्टिकल, तो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये एक सिंगल चार्ज पार्टिकल से सभी की मोशन दिखा रहा हूं, तो देखो ऐसे 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 जाके चार्ज पार्टिकल यहीं आ रहा है सभी पार्टिकल के भी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, पर नेट डिस्टेंस 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। देखो तो सभी का ये सभी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना जी। अच्छा जी, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो आपको कराऊंगा क्या कराऊंगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। ओके, थैंक यू।